हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th का जो चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों पर बात करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट तक देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। इसमें जो आप लोगों को व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर मिले हैं वो समझ में आए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अंत में डिसाइड करके आप लोगों को लगे कि इस चैनल की अध्ययन सामग्री आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। तो देखिए, पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आप लोगों को 4 प्रश्न मिलेंगे जिसमें कुछ रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों की उचित शब्द से पूर्ति करनी है। अगर आप लोगों ने ये अच्छी तरह चैप्टर पढ़ा है तो आसानी से आप इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हो। देखिए, पहला प्रश्न इसका देखते हैं क्या है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव, भाई जो विद्युत का चालन करते हैं वो द्रव कौन कौन से होते हैं? एक पहला रिक्त स्थान, ये दूसरा रिक्त स्थान, ये तीसरा रिक्त स्थान और के विलयन होते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन कौन से विलयन होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में तो आप लिख सकते हैं अम्लों के, दूसरे में लिख सकते हैं क्षारों के और तीसरे में लिख सकते हैं हम लवणों के। तो इस प्रकार इस रिक्त स्थान के 3 जो रिक्त स्थान हैं इस प्रश्न के, वो देखो, ये विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव, इसमें तो आ जाएगा अम्लों के, यहाँ पे आ जाएगा क्षारों के और तीसरे में आ जाएगा लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी का आगे दिया हुआ है, यदि विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो हमने देखा था कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो उत्पन्न होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए। बिल्कुल, वो जो चुंबकीय प्रभाव है वो ही उत्पन्न होगा। आप यहाँ आंसर में भी देख सकते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चुंबकीय प्रभाव को, चुंबकीय को अपन यहाँ लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। ये पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती है तो इस कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu+ कॉपर जो होगा वो बैटरी से जुड़े हुए किस टर्मिनल पर, या जो टर्मिनल से प्लेट लगी हुई है धातु की, उस पर निक्षेपित होगा। तो ध्यान दीजिए, कॉपर कैसा है? धन आयनिक तत्व है या धन आयनिक मूलक है। तो ये धन आयन ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई जो संयोजित प्लेट है उस पर ये व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऋण। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ऋण टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें
कहाँ से आया ये ऋण, या आंसर देखिए यहाँ से हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। अगला प्रश्न देखिए घ कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। यह आप लोगों ने समझ लिया होगा चैप्टर में, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये विद्युत लेपन। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 99% होती है, विद्युत लेपन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर क्या है, विद्युत लेपन। तो इस प्रकार इन चारों रिक्त स्थानों में उचित शब्द चुनकर हम पूर्ति कर सकते हैं। जैसे पहले में अम्लों, क्षारों और लवणों के विलयन लिख दिया, दूसरे में लिखा हमने चुंबकीय प्रभाव होता है, तीसरे में ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है, और चौथे में लिखा विद्युत लेपन। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है इसमें विद्युत लेपन की परिभाषा भी आप लोगों के सामने आ गई है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, विद्युत लेपन की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। क्या कहता है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न कहता है कि जब किसी समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? ये कह रहा है कि जब किसी समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी भी विलयन में हम डुबोते हैं तो समपरिचित्र में जो चुंबकीय सुई लगी हुई रहती है वो विक्षेपित होती है। तो ऐसा हो रहा है तो इसका कारण व्याख्या सहित आप बता सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, जब किसी समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। आंसर हमको मिला, क्या मिला है कि जब किसी समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई क्या करती है, विक्षेपित होती है। ये जो चुंबकीय सुई रहती है एस और एन पर, इनमें चुंबकीय जो सुइयां लगी हुई रहती है सुइयां, तो ये क्या करती है, घूमती है, इनमें विक्षेप होता है। तो ये कह रहा है कि जब समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को हम विलयन में डुबोते हैं तो सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यही होता है कि जब किसी परिपथ में हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो वह विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। और विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा जितनी तेज होगी चुंबकीय सुई उतनी ही ज़्यादा प्रभावित होगी और उतनी स्पीड से वो घूमेगी। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। भाई, ऐसे द्रवों का, ऐसे विलयनों का नाम हमें लिखना है। ऐसे द्रव कौन कौन से हैं जिनका नाम लिखना है कि इस समपरिचित्र में जो 2 स्वतंत्र सिरे हैं, ये पहला, ये दूसरा, और ये जो पात्र है इसमें अपन उस विलयन को डालें और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाए। यानी ये जो चुंबकीय सुई है, यहाँ पर ये चुंबकीय सुई है ये, तो इसमें विक्षेप दिखाई दे। तो ऐसे 3 द्रवों के नाम हमको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, देखो, एक तो हम लिख सकते हैं नींबू का पानी, एक लिख सकते हैं टोंटी का पानी। एक तो क्या लिखा हमने, नींबू का पानी, एक लिखा टोंटी का पानी। नींबू का पानी, टोंटी का पानी, और इसके साथ हम लिख सकते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो हम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों द्रवों में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। जैसे हमने थोड़ा सा नींबू का पानी लिया, इस पात्र में डाला, जैसे ही दोनों तार उस विलयन में डुबोए जाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। इस चुंबकीय सुई में
विक्षेप हमें दिखाई देगा, विक्षेपित होगी। फिर इसमें डालते हैं नींबू के पानी को निकाल के टोंटी का पानी। टोंटी का पानी डालने पर हम देखते हैं तो फिर से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं तो भी ये क्या होती है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों जो द्रव हैं, नींबू का पानी, टोंटी का पानी, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये विद्युत धारा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और इसीलिए हम इन तीनों द्रवों को विद्युत धारा के सुचालक कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि चित्र में दर्शाई गई व्याख्या में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। भाई ये क्या है, एक परिपथ है और इस परिपथ को दो स्वतंत्र सिरे हैं संपरिक्षित्र के। इनके स्वतंत्र सिरों को एक पात्र में जल लेके और उसमें डाल रखा है और यहाँ पर जो ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब प्रकाशित नहीं होता है, ये बल्ब जलता नहीं है। और ये बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका कारण यही है कि इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो विलयन है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ये कैसा हो, विद्युत धारा का कुचालक भी हो सकता है। अगर कुचालक है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो देखते हैं इसके संभावित कारण क्या क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। भाई संभावना ही हम दर्शा सकते हैं और संभावना के साथ साथ ही संभावित कारण हम बता सकते हैं। इन कारणों में देखिए, पहला कारण तो ये रहा कि द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। द्रव जो होता है अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। और दूसरा हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो, विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो जिससे तंतु पर्याप्त गर्म हो जाता है, इस कारण बल्ब दीप्त नहीं होता है। विद्युत धारा अगर बहुत दुर्बल हो तो तंतु क्या होता है, पर्याप्त गर्म हो जाता है और इसके कारण बल्ब दीप्त नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्याप्त गर्म हो जाता है। भाई पर्याप्त गर्म नहीं होता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि गर्म होगा तो जलेगा और गर्म ही नहीं होगा तो जलेगा कैसे। तो यहाँ पर जिससे तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता है और इस कारण बल्ब दीप्त नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसका सेकंड पॉइंट है, उसमें आपको थोड़ा सा संशोधन करना है कि जब विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो तो तंतु गर्म हो जाता है की जगह क्या लिखोगे, गर्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, इसी कारण बल्ब दीप्त नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए पांचवें प्रश्न को क्या कहता है। पांचवा प्रश्न, दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरिक्षित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरिक्षित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भाई क्या कह रहा है कि दो द्रव हैं ए और बी, इनमें विद्युत चालन करने के लिए एक संपरिक्षित्र का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि संपरिक्षित्र का बल्ब ए जो है एक उसके लिए चमकीला दीप्त हुआ, मतलब बल्ब ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ और बी के लिए अत्यंत धीमा, बिल्कुल धीमा जल रहा है। मतलब कह रहा है प्रश्न कि इन्होंने क्या किया, दो संपरिक्षित्र बनाए, परिपथ बनाए और वो परिपथ के स्वतंत्र तारों को ए तो मान लो ए विलयन है और ये मान लो बी विलयन है। अब इन्होंने दोनों विलयनों में डाला, ये ए विलयन हो गया, ये बी विलयन हो गया। अब ये कह रहा है कि जब इस परिपथ में यहाँ पे जो बल्ब लगा है वो बहुत चमकीला दीप्त प्राप्त होता है और ये जो बल्ब है ये बिल्कुल धीरे जलता है, बिल्कुल अत्यंत धीमा। तो इन दोनों में से हमें कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। वो निष्कर्ष आप लोगों को इधर नीचे दिए हुए हैं। देखिए पहला है कि द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। भाई ए वाला बल्ब तेज जला है, बी वाला बिल्कुल कम जला है, तो सीधी सी बात है कि ए वाला अच्छा चालक है, बिल्कुल ये सही होगा।
बी वाले की बात करें, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर द्रव बी अच्छा चालक होता तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता और बल्ब भी अच्छी तरह जलता। अगला देखिए तीसरा, दोनों द्रवों की चालकता समान है, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर चालकता समान होगी तो दोनों बल्बों का जो प्रकाश है वो कैसा होता, बराबर होता। अगला देखिए, द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है भाई, विलयन में डालने पर उसके सुचालक या कुचालक होने की गणना हम कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ए भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फर्स्ट, कि द्रव ए और द्रव बी से अच्छा चालक है। यानी द्रव ए जो होगा, चालकता के क्रम की अगर मैं बात करूं तो चालकता ए की अधिक होगी और द्रव बी की चालकता कम होगी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जिसको कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ रहा है कि जो शुद्ध जल होता है क्या विद्युत का चालन करता है? हाँ या ना में जवाब देना है। अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, नहीं करता है तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी उपाय हमें सुझाना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखते हैं। नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का चालन नहीं करता है, और इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोल सकते हैं। भाई जैसे शुद्ध जल जो होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इसको चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। साधारण नमक और चीनी जो है इनको घोलकर अपन इसका विलयन बना देते हैं, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज जो होते हैं, पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। भाई सीधी सी बात है कि आग लग गई, वहाँ विद्युत आपूर्ति को बंद नहीं करेंगे। बुझाने के लिए मान लो जैसे पानी डाला और पानी में विद्युत का संपर्क हो गया तो आग ज़्यादा लग सकती है, इसलिए ऐसा करता है। देखते हैं इसके सटीक आंसर को। सटीक आंसर इसका ये रहा आपके सामने कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा और जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है। बिल्कुल जो मैंने आप लोगों को बताया वही इसका आंसर है कि जैसे आग लगी, फायरमैन उसमें होज में से पानी को या पाइप की सप्लाई, पानी की सप्लाई करने से पहले, आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की जो विद्युत आपूर्ति होती है जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, वहां से संचालित होती है, तो उसको वो बंद करवा देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो साधारण पानी होता है विद्युत का कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। और विद्युत का चालक होने की वजह से जैसे ही छिड़काव करता है, मान लो और कुछ पानी विद्युत के बोर्ड आदि में चला जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उससे क्या बढ़ेगा? खतरा बढ़ेगा और उससे जान माल की हानि भी हो सकती है। खुद आग बुझाने वाला कर्मचारी भी उसमें क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8वां। यह रहा आप लोगों के सामने कि तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिक्षित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? भाई इसका कारण हमें बताना है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि एक तटीय क्षेत्र में रहने वाला बालक है, संपरिक्षित्र से एक तो पीने के पानी का और दूसरे समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। तो वह देखता है कि जो समुद्र का पानी है, जब उसका परीक्षण करता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप अधिक आता है और साधारण पानी में विक्षेप कम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप इसलिए दिखाती है
क्योंकि समुद्र का पानी समपरिक्षेत्र के पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक है, क्योंकि वह दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण वाला या नमकीन होता है। यानी समुद्र का जो पानी है उसमें खनिज लवण अधिक होंगे, खनिज लवण होंगे तो लवण की मात्रा इसमें अधिक हो जाएगी। लवण की मात्रा अधिक होने से इसमें चालकता का जो प्रवाह होता है या इसकी चालकता का गुण है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो अच्छा चालक होगा किसकी अपेक्षा, सामान्य जो पीने का जल है उसकी अपेक्षा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 9वां प्रश्न है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, व्याख्या कीजिए। देखिए, इस चीज़ को तो अपन स्वयं ही जानते हैं, व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वर्षा तेज है तो वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत क्षेत्र में मरम्मत करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है लाइनमैन के लिए। तो आंसर देखिए, नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का क्या है, सुचालक है, और तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दशा में लाइनमैन को करंट लगा सकता है और उसकी जान तक को खतरा पहुंच सकता है। यानी तेज वर्षा का समय है, उस समय अपन विद्युत तारों की या विद्युत उपकरणों की मरम्मत कर रहे हैं। पानी क्या है, विद्युत का सुचालक है, और सुचालक होने की वजह से ही इसमें होता क्या है, तेज वर्षा के समय जब मान लो जरा सी भी विद्युत का रिसाव हो जाता है तो उस दशा में लाइनमैन को करंट का झटका लगने की संभावना रहती है और उसकी जान को भी खतरा पहुंच सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए आप। अगला प्रश्न है 10वां, ये रहा आपके सामने। पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके समपरिक्षेत्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। यानी इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखो, वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करके उसका समपरिक्षेत्र से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला कारण है कि वर्षा का जल नीचे आते आते कई अशुद्धियों से युक्त हो जाता है, बिल्कुल। और दूसरा कारण है कि कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियां होती है। चूँकि हम जानते हैं कि आसुत जल में भी नमक आदि मिलाकर उसे भी विद्युत का सुचालक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार वर्षा का जल भी अशुद्ध हो तो चुंबकीय विक्षेप दिखाएगा। यानी आसुत जल जो होता है उसमें अपन नमक या शक्कर मिलाकर उसमें विद्युत का चालन किया जा सकता है, उसको चालक बनाया जा सकता है। और उसी प्रकार वर्षा का जल जो होता है अगर अशुद्ध है तो चुंबकीय विक्षेप ये दिखाएगा। इसी वजह से वर्षा का जो जल है उसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। आपने अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। अपने आसपास विद्युत लेपन की हुई कुछ वस्तुएं हैं, उनका उदाहरण लिखना है। विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न है। आंसर देखते हैं इसका कौन कौन सी वस्तुएं हैं। एक तो देख, नकली आभूषण, दूसरा नई साइकिल का हैंडल तथा रिम, तीसरा है कार के कुछ भाग, चौथा स्नानघर की टोंटी, पांचवा गैस का बर्नर, छठा लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत, और सातवां है रसोई के बर्तन। तो इस प्रकार अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित ये वस्तुएं हैं जिनकी सूची हमने देखी है, जिनमें नकली आभूषण, साइकिल का हैंडल, रिम, कार के भाग, स्नानघर की टोंटी, गैस बर्तन, लोहे के गैस का बर्नर है, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत और रसोई के बर्तन। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची या एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है कि जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है।
कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाएगा, इसका कारण भी बताना है। भाई अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अशुद्ध छड़ का कॉपर विलयन में, अशुद्ध छड़ जो होगा वो कॉपर विलयन में मिलेगा तथा शुद्ध कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा हो जाएगा। अगर ये प्रक्रिया होती है तभी तो विद्युत लेपन की प्रक्रिया संपन्न होगी। आइए मैं इसको आप लोगों को थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ। देखो, इसको मैं आप लोगों को विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, परिपथ बनाया हुआ है। परिपथ में ये यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी से तार संयोजित हो रखे हैं। यहाँ चुंबकीय सुई लगा देते हैं और यहाँ पर स्वतंत्र सिरे मुक्त कर देते हैं। अब इन सिरों पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोड लेने हैं। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, तांबे के इलेक्ट्रोड लेने हैं 2। जैसे एक इलेक्ट्रोड ये ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं हम ये। इलेक्ट्रोड किसका बनाया जाता है? जो खराब सेल होता है उसके ऊपर पीतल की टोपी होती है, वहाँ पर क्या होती है, अंदर एक कार्बन की छड़ होती है और उस कार्बन की छड़ से हम ये बना सकते हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, एक बर्तन में रखेंगे। अब भाई बर्तन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए बर्तन में CuSO4 विलयन है। CuSO4 विलयन है और ये जो दोनों प्लेटें होगी ये किसकी होगी, कॉपर की होगी। ये प्लेट भी किसकी होगी, कॉपर की होगी। अब जैसे ही ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट का, मान लो ये कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें भरा हुआ है और अब इसमें क्या की जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। यहाँ ये धन टर्मिनल हो गया और ये ऋण टर्मिनल हो गया। यहाँ इस प्रश्न में ये था कि एक तो शुद्ध कॉपर की और एक अशुद्ध कॉपर की छड़ लेनी है और उनको किस इलेक्ट्रोड पर हमें जोड़ना है ये देखना है। तो देखिए, जब धन टर्मिनल पे जोड़ेंगे तो हमको पता है कि धन टर्मिनल पर जुड़ी हुई छड़ से तो कॉपर मुक्त होता है और ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई छड़ पर कॉपर की परत चढ़ती है। तो शुद्ध कॉपर से तो ही परत, जो शुद्ध कॉपर की जो छड़ है उसी से तो कॉपर मुक्त होगा। तो ध्यान दीजिए, शुद्ध कॉपर की जो छड़ है, शुद्ध कॉपर वाली छड़ को हम कहाँ लगाएंगे, धन टर्मिनल से जुड़े हुए सिरे पर। बैटरी का जो धन टर्मिनल है उस टर्मिनल से जुड़े हुए सिरे पर शुद्ध कॉपर की छड़ को लगाएंगे और ऋण टर्मिनल से जुड़े हुए पर अशुद्ध छड़ को लगाएंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट आयनों में मुक्त हो जाएगा। और ये देखो, जो पहली छड़ है इससे तो क्या मुक्त होगा, कॉपर मुक्त होगा और इस विलयन में आता रहेगा। और ये विलयन जो था कॉपर सल्फेट का वह Cu+ और SO4- यानी कॉपर और सल्फेट आयनों में टूटेगा। तो ये कॉपर जो है यहाँ से विक्षेपित होकर कहाँ आ जाएगा, इस ऋण टर्मिनल से जुड़ी छड़ के चारों तरफ आ जाएगा और इस छड़ के चारों तरफ व्यवस्थित हो जाएगा और इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे परत बन जाएगी, किसकी, Cu+2 की। तो इस प्रकार ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई जो छड़ है ये तो होगी अशुद्ध धातु की यानी अशुद्ध कॉपर की और धन टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो होगी शुद्ध कॉपर की। तो इस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर के संपूर्ण प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे प्रश्न जो हैं अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रश्न में कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं, वहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये काम करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, ये बिल्कुल मुफ्त है और ये काम आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। उससे होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलती है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करना तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ही होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.